हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिस्टोपैथोलॉजी के क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर हमने रखे हुए हैं। अगर आप इस क्लास पर आ गए हैं तो इस क्लास को जरूर करके जाइएगा। शानदार आपको चीजें समझ में आने वाली हैं और इससे आपको ये पता लगेगा कि आपको चीजें तो आती हैं। आपने पूरी थ्योरी हमने आपको करा रखी है, आपने पढ़ रखी है, लेकिन आप ये है, जब आपने देखा होगा कि जब आप क्वेश्चन करते हैं या फिर आप एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है उसका आपको यहाँ पर आज उस चीज का रियलाइज होगा। क्यों उसको? क्योंकि उस तरीके से हमने यहां पर क्वेश्चन को सेट करके रखा है। आप इस वाली क्लास से इस चीज को समझ पाएंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, आप पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए। उस पर आप, जैसे ये पहला क्वेश्चन है तो आप इसका डालिएगा, इसका आंसर क्या होगा आप उसमें जो है अपनी कॉपी में नोट कीजिए। लास्ट में हमें बताइएगा कि आपने जितने क्वेश्चन किए हैं कितने सही आए हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हम उसको देखेंगे और एनालिसिस कर पाएंगे आपका कि भाई मेरे जो मैंने क्लास कराई थी हिस्टोपैथोलॉजी की, जो कंप्लीट हमने एक वन शॉट में क्लास कराई है, उससे आप कितना सीखे हैं और उसके बिहाफ पर इन क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल कर पा रहे हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को हल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास से आपको बहुत ही बेहतरीन चीजें समझ में आने वाली है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए आपकी क्लास है। ठीक है, यहां पर आपको दो चीजें सीखने को मिलेंगी। पहले ये सीखने को मिलेगी कि क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, आप किस तरीके से थ्योरी पढ़ते हैं, ये आपको यहां पर समझ में आएगा। दूसरा ये समझ में आएगा कि एक थ्योरी जो आपने एक लाइन पढ़ रखी थी, डिफिनीशन पढ़ रखी थी, उसको कितने तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हाँ भाई मेरे, कि ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि मेरा नाम है मनीष भाई पटेल और आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। यहां पर आपको ऐसे ही बेहतरीन धुआंधार क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड, और इसी अंदाज में आपको क्लासेस यहां पर दिखेंगी। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मेहनत करते हैं आपके लिए। और ये बता दें, क्लास रिकॉर्ड करने से, ये क्लास अभी जस्ट मैं पूरी करा चुका हूं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे सारे करा चुका हूं, लेकिन क्या हुआ है कि क्लास जो है रिकॉर्डिंग ही नहीं आनी हुई। ठीक है, रिकॉर्डिंग ही नहीं आनी हुई, पूरी क्लास हमने करा डाली। ठीक, अब उसके बाद फिर दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यही सब चीजें होती हैं। आप कहते हैं कि हमको समय नहीं मिल पाता है, हम जॉब भी करते हैं, हम ड्यूटी भी करते हैं, उसके बाद कैसे पढ़े? तो सबका अपना अपना संघर्ष है, सबकी अपनी अपनी चीजें हैं। अभी सुबह के 6 या 7 बज रहे होंगे, रात 12 बजे से चीजों में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी और भी क्लासेस चलती हैं। तो ऐसे ही क्या है, हम आपके लिए यहाँ पर क्लासेस करा रहे हैं। आपका प्यार और सपोर्ट और आपका जो लाइक कमेंट शेयर, यही तो हमारे लिए मोटिवेशन है। ये दोबारा आप ही के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन कह रहा है, इन डीकैल्सिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आफ्टर एडिशन ऑफ अमोनियम ऑक्जिलेट इंडिकेट। ठीक है, कह रहा है इन डीकैल्सिफिकेशन में, जो डीकैल्सिफिकेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द एडिशन ऑफ, किसको ऐड करते हैं? अमोनियम ऑक्जिलेट को ऐड करते हैं, तो प्रेसिपिटेट जो है बन जाता है। ये इंडिकेट करता है क्या? ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम को इंडिकेट करता है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम को इंडिकेट करता है, या एब्सेंस ऑफ कैल्शियम को इंडिकेट करता है, या डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड इज बेसिक, इसको करता है इंडिकेट। तो आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी, तो थ्योरी तो आपको पता हो गई कि जो है डीकैल्सिफिकेशन हम चेक करने के लिए क्या करते थे, उसको क्या बोला जाता था, उस प्रोसीजर को, प्रोसेस को क्या बोलते थे? उसको मेरे भाई बोलते थे डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट। क्या कहते थे? डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट। ठीक, उसको ये चीज बोल रहे थे कि डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट डीकैल्सिफिकेशन को चेक करने के लिए करते थे। उसमें कई सारे मेथड होते थे। ठीक है, उसमें कई सारे मेथड होते थे, उसमें से एक मेथड होता था केमिकल मेथड, सबसे लास्ट में हमने बताया था। और उस केमिकल मेथड में हम लोग क्या देख रहे थे कि जो डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड था उसमें अमोनियम ऑक्जिलेट मिलाते थे। उसके बिहाफ पर हम बताते थे कि ये टिश्यू कैल्सिफाई है, कि इसमें से कैल्शियम रिमूव हो गया है कि अभी नहीं रिमूव हुआ है। तो जब इसको ऐड करते थे तो क्लाउडी सोल्यूशन आता था, और एक तो ऐड करने पर अगर क्लाउडी सोल्यूशन आ जाए तब क्या कहेंगे, और एब्सेंस ऑफ टर्बिडिटी आ जाए तब क्या बोलेंगे। ठीक, दो चीज आती थी। दो चीज का मतलब यह है कि अगर क्लाउडी सोल्यूशन दिख जाए तो इसका मतलब है कि अभी टिश्यू जो है नॉट डीकैल्सिफाई। ठीक, अभी डीकैल्सिफिकेशन हुआ नहीं है। ठीक, अगर क्लाउडी जो है आपको सोल्यूशन दिख जाए तो इसका मतलब है कि टिश्यू डीकैल्सिफाई नहीं हुआ है। एब्सेंस ऑफ टर्बिडिटी दिख जाती है, इसका मतलब है कि टिश्यू से
कैल्शियम रिमूव हो चुका है, यानी ये डीकैल्सिफिकेशन हो चुका है इसका मतलब, ठीक, डीकैल्सिफिकेशन हो चुका है। अब यहां पर कह रहे थे प्रिसिपिटेशन हो रहा है, प्रिसिपिटेशन हो रहा है, यानी अब चार ऑप्शन दिए गए हैं, डीकैल्सिफाइंग इज बेसिक नहीं होगा, अब्सेंस ऑफ कैल्शियम, अब्सेंस ऑफ कैल्शियम का मतलब था कि जो टर्बिडिटी ना हो, बिल्कुल ठीक है, उसको बोलते थे, उसको बोला जाता था, कंप्लीट डीकैल्सिफिकेशन कहते थे, तो ये भी नहीं होगा। फिर कह रहे हैं सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाएगा या ट्रेसेस अमाउंट में पाया जाएगा, पर्याप्त मात्रा में जब क्लाउडी सोल्यूशन आएगा तब कहेंगे, इसको कहेंगे ट्रेसेस अमाउंट में आ रहा है, ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि प्रिसिपिटेशन हो रहा है। क्लाउडी का मतलब क्या है, पूरे भरे में सोल्यूशन क्लाउडी क्लाउडी दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि अभी टिश्यू कैल्सिफाई नहीं हुआ। प्रेसिपिटेशन का मतलब थोड़ा बहुत था वो नीचे बैठ गया, तो कहेंगे ट्रेसेस अमाउंट में कैल्शियम है। अब बताइए एक और चीज यहां पर आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से उस क्लास को कराया है तो पूछूंगा ही भाई, ठीक है। पूछना यह है कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट था, बेस्ट मेथड कौन था? बेस्ट मेथड कौन था? बेस्ट मेथड था अपना एक्सरे, लेकिन एक्सरे क्या था? एक्सपेंसिव था। क्या था? एक्सपेंसिव था, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन को कराते हुए हम आपको चलेंगे। अगर पहली बार क्लास करने आए हैं तो तसल्ली से पूरी क्लास आप हमारे साथ करिएगा, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी कि यहां पर आपको कैसा कंटेंट मिलता है। और ये क्लास अगर आपने कर ली तब आप चीजों को समझ पाएंगे कि हाँ मेरे भाई, थ्योरी तो बंदे ने पढ़ाई थी, थ्योरी तो मैंने आपको पढ़ाई थी, क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछे जाते हैं, तभी हाँ भाई, अगर मैं इस तरीके से नहीं पढ़ रहा हूं तभी हमारे लिए, तभी मेरे क्वेश्चन नहीं निकलते हैं, तभी ऐसी दिक्कत आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उससे पहले तो हमको थ्योरी सब आती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आयरन हिमोटॉक्सिलिन। आयरन हिमोटॉक्सिलिन क्या करता है? इनहेंस कर देता है कॉम्बिनेशन ऑफ द डाई विद द न्यूक्लियस, कलर द न्यूक्लियस ब्लैक, यूज फॉर द प्रोग्रेसिव स्टेनिंग, यूज फॉर द रिग्रेसिव स्टेनिंग। तो ये देखो डाई की बात कर रहे हैं, अभी हमने डाई आपको कराई नहीं है, हिस्टोपैथोलॉजी में करानी चाहिए थी, लेकिन वही क्लास लंबी हो चुकी थी तो मैंने नहीं कराया। डाई को हम लोग साइटो में करेंगे। क्यों करेंगे? साइटो है छोटा टॉपिक, उसमें हम लोग डाई को करेंगे, और साइटो बहुत जल्द आपको उसी अंदाज में मिलेगी जिस जो अंदाज में आपको आप चाहते हैं, और हम आपको उसी अंदाज में क्लास देते हैं। देखो आयरन हिमोटॉक्सिलिन जो है, ये आयरन हिमोटॉक्सिलिन को यूज करते हैं, यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आल्सो मॉडरेंट। कैसे? मॉडरेंट के लिए, ठीक, दोनों तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो होता है क्या नाम, ये जो आयरन हिमोटॉक्सिलिन है ये न्यूक्लियस का जो है कलर ब्लैक कर देता है, ठीक है, न्यूक्लियस का कलर जो है ब्लैक कर देता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए ज्यादा लोड नहीं लेना है। अब क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके सामने आया है। विच केमिकल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज द फिक्सेटिव फॉर द पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन? बताओ कौन सा था? बेसिक एकदम क्वेश्चन था आपके सामने। बेसिक हमने बताया था जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? केमिकल है जो कॉमनली किसके लिए यूज किया जाता है? पैथोलॉजिकल फिक्सेशन के लिए यूज करते हैं, स्पेसिमेन के लिए। कंपाउंड टिश्यू इज डिफाइंड एज different type of the cell performing one function, different type of cell which are the different in structure and function, similar cells एक जैसी सेल होती हैं, different region पर होती हैं, performing बहुत सारे काम कर देती हैं, similar type की सेल होती हैं, held together आपस में जुड़ी हुई होती हैं by connective tissue के द्वारा, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे तो कहेंगे ये टिश्यू हमसे क्यों पूछ लिया भाई, हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये पूछ लिया गया आपसे तो क्या बुराई हो गई। कंपाउंड टिश्यू की बात करते हैं। टिश्यू हमारे दो प्रकार के मेनली देखो, एक तो होते हैं, अगर कंपाउंड पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं सिंपल टिश्यू कैसे होंगे, सिंपल टिश्यू कैसे होंगे, और सिंपल भी टिश्यू पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सुनो। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है, ठीक है भाई। किससे? सेल्स से। जब कई सारी सेल्स आपस में मिलती हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यू का। जब कई सारे टिश्यू जो है आपस में मिलते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनता है। जब कई सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बनता है? आर्गन बनता है, ठीक। जब कई सारे आर्गन मिलते हैं बॉडी में तो आर्गन सिस्टम बनता है, ठीक, आर्गन सिस्टम बनता है। और जब सारे आर्गन सिस्टम बन गए, सारा कुछ बन गया, तो उसके बाद हमारी क्या बन जाती है? बॉडी बन जाती है, ठीक।
हमारा शरीर बन गया। तो ये चीज थी, ये समझ गए। देखिएगा यहां पर हमने किसकी बात की थी, सिंपल टिश्यू की। तो सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, सिंपल टिश्यू कौन होते हैं, ये बने होते हैं मेड अप ऑफ, जो है बने हुए होते हैं वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, आगे चलिएगा, कंपाउंड टिश्यू की बात कर लेते हैं। कंपाउंड टिश्यू की बात करें तो कंपाउंड टिश्यू कैसे होंगे, कंपाउंड टिश्यू जो बने होते हैं वो बने होते हैं मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ठीक है, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग तरीकों की जो है सेल्स होती हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। बट यहां पर एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जो फंक्शन होता है वो क्या होता है इनका कंपाउंड टिश्यू का, वो परफॉर्मिंग वन फंक्शन, एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक, कंपाउंड टिश्यू जो होते हैं डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं लेकिन काम एक ही करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा कि जो कंपाउंड टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल परफॉर्मिंग वन फंक्शन, इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो यहां पर आप देख लीजिएगा कि इस तरीके से हम क्लासेस कराते हैं, ऐसे चीजों को समझाते हैं। हमारा उद्देश्य नहीं रहता है कि कंपाउंड टिश्यू इज डिफाइंड एज, तो हम आपको बता दें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द वन फंक्शन, याद कर लीजिए, हो गया। भाई मेरे अब की बार आपसे कंपाउंड टिश्यू पूछा है तो नेक्स्ट बार हो सकता है सिंपल टिश्यू पूछ दे, और सिंपल टिश्यू हमने आपको बता दिया है। इस तरीके से आपको क्लासेस करनी है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, और इस तरीके से हम आपको क्लासेस कराएंगे। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑब्जर्व्ड व्हेन द इंट्रा साइटोप्लाज्मिक एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिश्यू डिग्रेडेशन। अब ये बात पूरी हमारा लेक्चर देखोगे कहीं नहीं बताई होगी हमने, मतलब ये जो थ्योरी लिखी इतनी लंबी ये नहीं बताया होगा, लेकिन इस बात की गारंटी है इस लाइन को हमने अपनी क्लास में कवर किया है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑब्जर्व्ड व्हेन द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ठीक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं टिश्यू डिग्रेडेशन के लिए। अगर टिश्यू का डिग्रेडेशन हो रहा है, टिश्यू खराब हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एंजाइम। किस प्रोसेस में, एनॉक्सिया में, प्यूट्रीफैक्शन में, ऑस्मोटिक इंजरी में, या ऑटोलिसिस में। तो देखो पहले तो इस ऑप्शन को देखते हुए यहां पर चार, दो तो तुम ऐसे ही काट दो, ठीक, ऑस्मोटिक इंजरी और एनॉक्सिया में ये दो काट दो। दो ऑप्शन आपके सामने बचते हैं, प्यूट्रीफैक्शन और ऑटोलिसिस। प्यूट्रीफैक्शन में हमने आपको बताया था अगर टिश्यू जो है खराब हो रहा है, सड़ रहा है, और प्यूट्रीफैक्शन के द्वारा हो रहा, मतलब प्यूट्रीफैक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया या फंजाई के द्वारा, बैक्टीरिया या फंजाई के द्वारा क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्यूट्रीफैक्शन। ठीक है, अगर ऑटोलिसिस हो रही है, ठीक है, ऑटोलिसिस में क्या होता है, ऑटोलिसिस में बताएं आपको, ये हमारी सेल है, ठीक, कोशिका है, और इस सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिल होता है कौन सा, लाइसोसोम, सुना होगा आपने, क्या है ये है लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम के अंदर मेरे भाई, इस लाइसोसोम के अंदर क्या रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं, पचाने वाले एंजाइम रहते हैं। ठीक, इसका कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हुआ, वो चीज नहीं समझेंगे, इतना समझिए कि इस लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हुआ, वो क्या हुआ, ये लाइसोसोम फट गई, लाइसोसोम क्या हुई, फट गया। लाइसोसोम जब फट जाएगा तो इसके अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम सेल में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब क्या है, पचाने वाले एंजाइम। अब सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होगा, ठीक है, तो जब ये पचाने वाले एंजाइम है, जैसे हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब होता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं उसको पचा देते हैं। अब ये सेल से बाहर आ गए हैं, मतलब लाइसोसाइम फट गया है, डाइजेस्टिव एंजाइम आ गए हैं, तो ये क्या कर देंगे, सेल को पचा देंगे, क्या करेंगे, सेल को पचा देंगे, और इसी को बोलते हैं ऑटोलिसिस। इसी को ऑटोलिसिस क्यों कह रहे हैं, मतलब इसलिए कह रहे हैं कि अपनी ही सेल को स्वयं कौन मार देता है, लाइसोसोम मार देता है, और लाइसोसोम को ही क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली या आत्मघाती झिल्ली कहते थे
सुसाइडल बैग, क्या कह रहे थे इंग्लिश में बोले तो सुसाइडल बैग किसको बोला जाता था? सुसाइडल बैग बोला जाता था लाइसोसोम को। किसको बोलते थे? लाइसोसोम को बोलते थे। अब हमने बता दिया आपको, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने कराया, ये चीज हमने समझाई। अब देखना कि इस क्वेश्चन को पूछने के कितने तरीके हो सकते हैं, बस ये देखना आप। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस फैसिलिटेट इजी हैंडलिंग एंड स्टोरेज। यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, डी पैराफिनाइजेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड माउंटिंग। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऐसा प्रोसेस फैसिलिटेट करता है, मदद करता है इजी हैंडलिंग में एंड स्टोरेज में। तो देखो मेरे भाई, टिश्यू प्रोसेसिंग करते थे, सबसे लास्ट में क्या आता था, ऐसे अपने पास क्या आती थी, स्लाइड आती थी, इस पर स्लाइड आती थी, ये सब आपका लगा हुआ है और माउंटिंग हो रखी है। ठीक है, क्या माउंटिंग हो रखी है, तो ये तो माउंटिंग हो गई। अभी जैसे आपके पास स्पेसिमेन आया, उसको कलेक्ट करना, उसको रखना, उसको फॉर्मेलिन में रखना, और आपने इसकी स्लाइड बना ली, स्टेन कर ली, इसको रखना, कौन आपके लिए बेहतर रहेगा? कम जगह लेगा, ज्यादा दिन तक प्रिजर्व रह सकता है, आप भविष्य में इसको पढ़ सकते हैं, एक बार आपको काम करना पड़ा, रख दी गई। आप इसके लिए अगर जैसे कोई मान लीजिए नई चीज आ गई, एकदम आपको देखने के लिए मिल गई, जिसको आप भविष्य में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए इसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इजी हैंडलिंग भी है और स्टोरेज में भी अच्छी है। ठीक है, माउंटिंग करके क्या करते हैं, स्लाइड को रख लेते हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर माउंटिंग की बात आई है तो ये भी तो बात आनी चाहिए, माउंटिंग मीडिया कौन कौन से होते हैं? माउंटिंग मीडिया कौन से होते हैं बता दीजिए आप, क्लास करवाई है मैंने। अगर आपको क्लास नहीं मिल रही है, और मैं बताता हूं रामबाण क्लास है, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिएगा हिस्टोपैथोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल, आपको ये बंदा मिल जाएगा। आपकी 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे 20 मिनट की क्लास मिल जाएगी। उस क्लास को जब आप करेंगे, उसके बाद में जब आप देखेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी में आपको जो चीज देखने का, समझने का, पढ़ने का, किस तरीके से चीजों को पढ़ा जाता है और समझा जाता है, और तब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने निकलेंगे। माउंटिंग मीडिया कौन कौन से प्रयोग करते थे? 2 करते थे, आप बता देंगे। एक तो बेसिक एकदम कहेंगे डीपीएक्स, ये तो सबको पता होगा। दूसरा कहें तो कनाडा बाल्सम, ये हमने आपको बता दिया, लेकिन ये हमने क्लास में भी कराया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये बताना है कि नेचुरल कौन सा है, सिंथेटिक कौन सा है। क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि डीपीएक्स नेचुरल है, माउंटिंग मीडिया की सिंथेटिक है, कनाडा बाल्सम नेचुरल है या सिंथेटिक है, ये आप बताइए आप हमें। तो जो मेरे भाई कनाडा बाल्सम होता है, ये होता है नेचुरल। कौन होता है? नेचुरल होता है। जो डीपीएक्स होता है, ये क्या होता है, ये सिंथेटिक होता है। ठीक, सिंथेटिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ रूटीन एच एंड ई स्लाइड। ठीक है भाई, जब एच एंड ई स्लाइड जो हम तैयार कर रहे होते हैं, व्हाट स्टेप अकर आफ्टर द टिश्यू इज प्रिजर्व्ड। देखो क्वेश्चन समझो, अब ऐसे ही थ्योरी एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसको आप थ्योरी मान लें, क्वेश्चन पूछने का तरीका मान लें, लेकिन आपने तो क्या याद रखा था, आपसे अभी हम टिश्यू प्रोसेस पूछें, आप एकदम गोली जैसा बता देंगे, 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। आप कहेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, फिक्सेशन के बाद में डिहाइड्रेशन करते हैं, और डिहाइड्रेशन के बाद में क्या करते हैं, बोलोगे आप, डिहाइड्रेशन के बाद में क्लीयरिंग करते हैं। ऐसे प्रोसेस होते हैं। ठीक, ये आप हमें बता देंगे। यहां पर क्या कह रहा है, व्हाट स्टेप अकर्स आफ्टर द टिश्यू इज प्रिजर्व्ड, कि जो फिक्सेशन हो जाए उसके बाद में कौन सा, यानी टिश्यू को प्रिजर्व कर लिया जाए, उसके बाद कौन सा जो है स्टेप आता है। तो भाई टिश्यू को जब प्रिजर्व कर लेते हैं, उसके बाद टिश्यू को प्रिजर्व कर लेते हैं, उसके बाद कौन सा आता है, डिहाइड्रेशन आता है। क्या आता है, डिहाइड्रेशन आता है। उसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलिएगा, द फॉलोइंग फैक्टर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्सेटिव एक्सेप्ट। 4 यहां पर कैरेक्टर दिए गए हैं फिक्सेटिव के, जिनमें से 3 जो हैं वो फिक्सेटिव के कैरेक्टर हैं और चौथा नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप देखना, इसका मतलब है छोड़कर कोई एक गलत है, 3 सही है। पहला कह रहे हैं कि अरेस्ट ऑटोलिसिस, तो जो भैया मेरा फिक्सेटिव होते हैं, फिक्सेटिव क्या करते हैं, ऑटोलिसिस को अरेस्ट कर देते हैं, मतलब ऑटोलिसिस होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। हाँ भाई, फिक्सेटिव ये काम करते हैं, सही बात है।
फिर कह रहे हैं एक्टिवेट बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, मतलब क्या है, ये बढ़ा देते हैं बैक्टीरियल के डिकम्पोजिशन को फिक्सेटिव। अगर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन को बढ़ा देंगे तो टिश्यू तो खराब हो जाएगा, टिश्यू क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये फिक्सेटिव की प्रॉपर्टी नहीं है, गलत बात हो गई। आगे चलिएगा, आगे क्या कह रहा है, मिनिमाइज लॉस ऑफ सॉल्युबल सेलुलर कंपोनेंट। हाँ भाई, फिक्सेटिव ऐसा होना चाहिए जो मिनिमम लॉस करे सेलुलर कंपोनेंट का, क्योंकि अगर सेल को हम प्रिजर्व रखेंगे, सेल कंपोनेंट को प्रिजर्व रखेंगे तभी तो इसकी स्टडी कर पाएंगे। तो ये भी बात सही है। उसके बाद कह रहे हैं स्टेबलाइज टिश्यू फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। हाँ, टिश्यू को स्टेबल रहना है, ठीक रखना है, ये भी इसका काम है। तो एक्सेप्ट किसको छोड़कर कह रहे थे, तो इसका कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब ये जो हैं, ये ए बी और ए सी और डी, ये तीनों किसकी प्रॉपर्टी हैं, ये फिक्सेटिव की प्रॉपर्टी हैं, फिक्सेटिव होना चाहिए। और एक्टिवेट बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए फिक्सेटिव, ये क्या करे, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन को कम कर दे, ऐसा फिक्सेटिव होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ दीज फैक्टर डिस्क्राइब आर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द फिक्सेशन एक्सेप्ट। सेम क्वेश्चन रख दिया, टाइपर भी ना। आगे चलिएगा, सेवरल फैक्टर आर एसोसिएटेड विद अनफिक्स्ड टिश्यू। अब क्वेश्चन में मजा आएगी, और मजा ना आए तो आप हमसे कहिएगा, पैसा तो हमने लिया नहीं आपसे, तो पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, सेवरल फैक्टर आर एसोसिएटेड विद अनफिक्स्ड टिश्यू डीजनरेशन, सेलेक्ट द करेक्ट प्रोसेस ऑब्जर्व्ड व्हेन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिश्यू डीजनरेशन। कह रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर एसोसिएटेड होते हैं अनफिक्स्ड टिश्यू डीजनरेशन के लिए। अगर अनफिक्स्ड टिश्यू डीजनरेशन हो रहा है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबल, एसोसिएटेड होते हैं। आपको बताना है ऐसा जो है करेक्ट प्रोसेस आपको बताना है जिसमें क्या हो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू जनरेशन। अब इस लाइन से पकड़ लो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हो रहे थे, किसमें हो रहे हैं, हमने बताया हमारी सेल के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम होता है। और लाइसोसोम के अंदर क्या हो रहे थे, डाइजेस्टिव एंजाइम थे। डाइजेस्टिव एंजाइम किसके अंदर थे, लाइसोसोम के अंदर थे। तो मेरे भाई यहां से इस बात को समझ पाए कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल किसके हुए होंगे, ऑटोलिसिस में। वो प्रोसेस कौन सा है, ऑटोलिसिस। यही तो डाइजेस्टिव एंजाइम ये लाइसोसोम क्या होता था, बस्ट हो जाता था, सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो जाते थे, सेल फट जाती थी यानी सेल का जो है डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता था, सेल मर जाती थी। तो ये किस में होता है, ये ऑटोलिसिस में होता है। 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। अब आप समझिएगा, केवल एक लाइन हमने वहां पर आपको क्लास में लिखाई थी कि ऑटोलिसिस क्या होता है। ऑटोलिसिस ये होता है कि भैया डिग्रेडेशन ऑफ जो है टिश्यू। ऑटोलिसिस का मतलब था कि सेल जो है अपने आप खुद को मार लेती है, इसको बोलते थे ऑटोलिसिस। यहां पर क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा गया है। ऐसे ही आपको प्यूट्रीफेक्शन बताया था, वहां पर लिखा था कि प्यूट्रीफेक्शन क्या होता है, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन जिससे टिश्यू क्या हो, टिश्यू को मार देता है, टिश्यू को खत्म करने लगता है। जैसे ही ब्लड सप्लाई टिश्यू की खत्म हो जाती है, जैसे ही सेल या टिश्यू को शरीर से बाहर निकाला जाता है तो ब्लड सप्लाई जो है खत्म होती है। जब उसके पास ब्लड सप्लाई नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो सेल क्या होंगी, मरने लगेंगी। तो जब सेल मरने लगती हैं तो प्यूट्रीफेक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी बैक्टीरिया या फंजाई डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ सेल भी क्या करती है, अपने आप को मारने लगती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोलिसिस बोलते हैं। तो एक एक लाइन में हमने चीजों को कवर कराई थी। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, और आप उस एग्जाम में जब बैठे होते हैं, एग्जाम प्रेशर के अंदर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। उसका रीजन यही होता है, या तो आपने बहुत अधिक मात्रा में जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, क्वेश्चन को किया नहीं है। थ्योरी ही पढ़ लेना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको यह भी आना चाहिए कि आप एमसीक्यू करें, क्वेश्चन को आप करें, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या क्या थ्योरी बनाई जा सकती है, किस तरीके से एक क्वेश्चन को रिफॉर्म किया जाता है, यहां पर आप समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन प्रिपेयरिंग ए टिश्यू फॉर द हिस्टोपैथोलॉजी एंड लाइट माइक्रोस्कोपी विच मेथड प्रीसीड्स क्लियरिंग द स्पेसिमेन विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बताओ। अब क्वेश्चन क्या है, फिक्सेशन, क्लियरिंग, स्टेनिंग, डिहाइड्रेटिंग, इम्बेडिंग। हिंदी में कहें हिस्टोपैथोलॉजी या जब माइक्रोस्कोपी के लिए ऊतक को तैयार कर रहे होते हैं तो कौन सी विधि कार्बनिक विलायक के साथ नमूने को साफ करने के लिए अपनाई जाती है। हम फिर आपसे कहें
कि टिश्यू प्रोसेसिंग बताओ, तुम अभी एकदम चिल्ला दोगे कि भैया ये होता है फिक्सेशन, आप बोलोगे फिक्सेशन, फिक्सेशन के बाद में क्या होता है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के बाद में क्या होता है क्लियरिंग, क्लियरिंग होता है। ठीक, अब क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहे हैं कि विच मेथड प्रीसीड्स क्लियरिंग। अब यहीं पर आप समझ जाएं, अब ऑप्शन आपके सामने दिया है, इसके बाद अगर आप चलते हैं क्लियरिंग के बाद क्या होता था, क्लियरिंग के बाद में होती थी इम्बिडिंग, इम्प्रिंगनेशन होता था और इम्बिडिंग होती थी, इम्प्रिंगनेशन एंड इम्बिडिंग। ठीक है, ये होता था। अब क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक लाइन में आपका खेल खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे? कह रहे हैं विच मेथड प्रीसीड्स, तो प्रीसीड्स का मतलब है क्लियरिंग से पहले। क्लियरिंग से पहले क्या कर रहे थे, डिहाइड्रेशन हो रहा था। क्लियरिंग से पहले क्या होता था, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगर गलती कर दी प्रोसीड्स प्रीसीड्स को समझने में, तो क्लियरिंग के बाद में इम्प्रीगेशन आता है या इम्बेडिंग आता है, आप इसका ई ऑप्शन भी लगा देंगे। समझे? इस तरीके से क्वेश्चन और थ्योरी ऐसे एग्जामिनर रखता है। आप एग्जाम में बैठते हैं, लैक ऑफ आपने क्वेश्चन नहीं किए, अटेम्प्ट नहीं किए, तभी क्या होता है, कॉन्फिडेंस आपका कम होता है, आप चीज़ों को कम नहीं कर पाते हैं आपको पहले से, क्योंकि आपने तैयारी कम की होती है, क्वेश्चन भी कम किए होते हैं। उसके बाद में आप क्या करते हैं, जब एग्जाम में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी कम रहता है और चीज़ें और ज़्यादा गलत हो जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस और सारी चीज़ें हम मैनेज करा देंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ द टिश्यू कास्ड बाय द इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। अब देखो फिर क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछा जा सकता है मेरे भाई, यहां पर मैंने उस चीज को रखा है। क्लास ये आपके लिए इसीलिए ही समझो है, हिस्टोपैथोलॉजी के क्वेश्चन समझो ना करा के हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने थ्योरी एक बार अच्छे से पढ़ ली, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, किस भी तरीके से पूछा जाए, आप उसको चुटकियों में कर देंगे। डिकम्पोजिशन हो रहा है टिश्यू का, काज क्या है, इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। अगर बैक्टीरिया की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे प्यूट्रीफैक्शन, उसको क्या बोलते थे, प्यूट्रीफैक्शन बोलते थे। ठीक, कुछ बताना है, नहीं बताना है, समझा चुके हैं। अब कह रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ द टिश्यू बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। बोलो भाई, बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, लास्ट में आप हमें बताइएगा जरूर आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आपकी मैं एबिलिटी चेक करना चाहता हूं कि आप किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी तो जानने का अधिकार है कि हाँ भाई, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो क्लासेस को कर रहे हैं, वो कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, हमारी जो मेहनत है वो आप कितना उसका यूटिलाइजेशन और फायदा ले पा रहे हैं। डिकम्पोजिशन हो रहा है टिश्यू का बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। अब बताओ, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है इंट्रासेलुलर या इंट्रासेलुलर एंजाइम, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एंजाइम लिखा। तो सिर्फ एंजाइम भी क्या मतलब है, लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम। बस जहां पर ये चीज आपको इतनी बात समझ में आएगी कि लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम, रप्चर ऑफ लाइसोसोम यानी क्या हो जाएगा, ऑटोलिसिस हो जाएगी, और ऑटोलिसिस हो गई, इसका बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। चेंज इन द टिश्यू कैन बी रिटार्डेड बाय विच टेम्परेचर, चेंज इन द टिश्यू कैन बी रिटार्डेड बाय विच टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहे हैं कि चेंज इन द टिश्यू, अगर ऊतक में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उसको किस तापमान पर धीमा किया जा सकता है, यानी स्लो कर दें। कैसे करते हैं, अब देखो, आपने ये चीज देखी होगी, जैसे किसी की डेथ हो जाती है और उसको काफी देर तक रोकना है। ठीक है, काफी देर तक रोकना है कि हाँ भाई उसको रोकना है और लोग आ रहे हैं देखने के लिए, ठीक, समय लग रहा है, तो अगर उसको रोकना रहता है तो आपने देखा होगा तुरंत क्या करते हैं, तुरंत क्या करते हैं, एक बर्फ की सिल्ली मंगाते हैं, उसी पर जो है लिटा देते हैं। तो इससे क्या होता था, इससे यही होता था, इस लो टेम्परेचर से आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो जो टिश्यू है उसका जो है रिटार्डेशन है, यानी टिश्यू के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो और डाउन हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। तो इसको और देर तक क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि लो टेम्परेचर पर जो है चेंज ऑफ द टिश्यू उसको कम किया जा सकता है। जो चेंज टिश्यू, जैसे अब देखो टिश्यू के अंदर, ये बात हमने थ्योरी में पूरी बता रखी है बहुत अच्छे से, कि जब टिश्यू को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक, ब्लड हट गया तो मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब हमारी सेल है तो उसको ग्लूकोज चाहिए जिंदा रहने के लिए, जैसे हमको चाहिए होता है। जो चीज हमें चाहिए सारी
वो सारी चीजें सेल को चाहिए। तो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो अब हमारी सेल को ना ऑक्सीजन मिल रही ना ग्लूकोज मिल रहा, तो मर जाएगी। तो अगर इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डाउन करना है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को लो कर सकते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसकी डाउन हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए सब्सटेंस विच प्रिजर्व द शेप, स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड सेल आफ्टर डेथ इज कॉल्ड फिक्सेटिव, क्लियरिंग एजेंट, डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड, ऑल ऑफ दीज। देखो, अब आप कहें, हम आपसे बोले कि इतनी बड़ी परिभाषा हमने फिक्सेशन की लिखवाई थी क्या, फिक्सेटिव की लिखवाई थी? जी नहीं, फिक्सेशन का मतलब यही था कि जो टिश्यू को प्रिजर्व रखे, बस इतनी बात बोली गई थी। मतलब वहां पर अगर आप लिखे हुआ देखेंगे बोर्ड पर, इतना ही लिखा गया था। बोल दिया गया होगा कि प्रेजेंस प्रिजर्व ऑफ द शेप, स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टिश्यू एंड द सेल। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कह रहे हैं कि फिक्सेटिव क्या करते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस यानी जो फिक्सेटिव होते हैं वो सेल के शेप को प्रिजर्व रखते हैं, सेल का स्ट्रक्चर प्रिजर्व रखते हैं, ठीक है, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होता है वो भी प्रिजर्व रखते हैं। उनको क्या कहते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, फिक्सेटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फिक्सेटिव कहलाते हैं। ठीक है। बताओ मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन मजेदार आपको कहीं भी देखने को मिलते हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन नहीं कराता, इस बात की गारंटी है। ऐसे क्वेश्चन ना आपको पेड में ना यूट्यूब पर मिलते होंगे, ये बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। देखो, आउट ऑफ लीक, आउट ऑफ क्वेश्चन ले आना तो भैया एमडी वाले कोई भी ले आके करा देगा। आपको जिन क्वेश्चन से फायदा हो, आपको सोचने की क्षमता, आपको समझने की क्षमता जहां पर आपको बढ़े, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। कंबाइन द एल्सियन ब्लू डैश पास टेक्निक इज यूज टू सेपरेट। हमने कहा इस ऐसे क्वेश्चंस पे अभी लोड मत लीजिए, क्योंकि हमने क्या है, अभी डाई कराई नहीं है। फिर आपको बता रहे हैं साइटोपैथोलॉजी में हम साइटोलॉजी में डाई करवा देंगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से। अभी ये बताइए, जो कंबाइंड एल्सियन ब्लू है, पास टेक्निक है, यूज टू सेपरेट किसके लिए करते हैं? तो हम आपको बताएं, जो एल्सियन ब्लू होता है, कौन? एल्सियन ब्लू, ये किसके लिए करते हैं और पास टेक्निक किसके लिए करते हैं? पास टेक्निक अपनी की जाती थी आल म्यूसिन के लिए, सभी टाइप के लिए म्यूसिन के लिए, और जो एल्सियन ब्लू है वो एसिडिक म्यूसिन के लिए, एसिड म्यूसिन के लिए। ठीक है, करते थे। ठीक है, अब कह रहे हैं इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बन जाता है एबी पास। क्या बन जाएगा? एबी पास बन जाएगा। और इस एबी पास का जो है, इस एबी पास को सेपरेट करने के लिए करते हैं प्रयोग एसिड म्यूसिन एंड न्यूट्रल म्यूसिन का। ठीक, किसको? एसिड म्यूसिन एंड न्यूट्रल म्यूसिन का। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अभी मैंने कहा इन क्वेश्चन पे लोड नहीं लेना है कि हमको नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको हम थ्योरी में और अच्छे से कराएंगे। लेकिन हमने आपको बता दिया, ऐसे ही क्वेश्चन मान लीजिए आ सकता है एल्सियन ब्लू एसिड म्यूसिन के लिए, पास टेक्निक आल म्यूसिन के लिए। ठीक है, ए बी पास किसके लिए? एसिड म्यूसिन और न्यूट्रल म्यूसिन के लिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द फिक्सेशन इंक्रीज। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए ड्यूरिंग फिक्सेशन, फिक्सेशन के दौरान टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इंक्रीज द रेट ऑफ फिक्सेशन बढ़ जाएगा। जो टेम्परेचर रिड्यूस नहीं, टाइम रिड्यूस, टाइम रिड्यूस हो जाएगा क्या, ये कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? टाइम रिड्यूस। ठीक, टाइम रिड्यूस, इंक्रीज द रेट ऑफ फिक्सेशन, फिक्सेशन का रेट बढ़ जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। ए एंड बी या नन ऑफ दीज। देखो, बढ़िया चीज है समझने के लिए आपके लिए। अगर फिक्सेशन का जो है टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मेरे भाई क्या होगा? अगर फिक्सेशन का टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? तो जो है रेट ऑफ फिक्सेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फिक्सेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ फिक्सेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फिक्सेशन जितने समय में हो रहा था, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उतने कम समय में, जैसे 12 घंटे में फिक्सेशन हो रहा था, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो 6 घंटे में ही हो गया। ठीक, एक चीज हो जाएगी। तो इसके चलते रेट ऑफ फिक्सेशन बढ़ जाने से अगर समय क्या हुआ है, समय तो कम हो गया ना, तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी बात सही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा फिक्सेशन का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ फिक्सेशन बढ़ जाएगा। जब रेट ऑफ फिक्सेशन बढ़ गया तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा। तो इसका बी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों ए एंड बी।
है बढ़िया क्वेश्चन। अगर हम आपको थ्योरी से ये चीज बता देते हैं, समझना अभी आपकी मेंटल एबिलिटी समझिएगा, सोचने की क्षमता, हम ये बता देते अगर हाई टेम्परेचर कर देंगे तो ड्यूरिंग द फिक्सेशन टिश्यू जो फिक्स हो रहा होगा उसका रेट ऑफ फिक्सेशन बढ़ जाएगा, ये हमने बता दिया आपको। इसके बाद हमने ये बात ना ऑप्शन रखते हैं कि टाइम रिड्यूस हो जाएगा या फिर हम बताते ही नहीं, लेकिन अगर ये ऑप्शन में आ जाता आपके सामने टाइम रिड्यूस हो जाएगा बोथ ए एंड बी, आप क्या करते? अगर इस चीज को आप सोच पा रहे हैं अपने हिसाब से, अगर ये बात मैंने सिर्फ इतनी बोली होती कि हाई टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बढ़ा देने से फिक्सेशन जो है रेट ऑफ फिक्सेशन बढ़ जाएगा, इतनी बात हमने बताई होती और आपका दिमाग अपने आप से ये चीज समझ लेता ऑप्शन देख के कि हाँ टाइम भी तो रिड्यूस हो जाएगा, यानी रेट ऑफ फिक्सेशन बढ़ गया तो यानी उसका टाइम कम हो गया, टाइम कम हो गया तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे ए एंड बी। ये अगर आपको हिट करने लगा तो इसका मतलब आप सही दिशा में हैं, आप सही तरीके से चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। रप्चर ऑफ द लाइसोसोम लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड। आप देखो सेम वही क्वेश्चन बार बार, उसकी बस भाषा बदल जा रही है। कह रहे हैं लाइसोसोम का रप्चर हो जाता है और जब रप्चर हो जाता है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल हो जाता है, इसको कहते हैं भाई डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, इसको क्या कहेंगे? इसको ऑटोलिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको ऑटोलिसिस बोलेंगे। बी ऑप्शन राइट हो गया। लाइसोसोम फैगोसाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर? न्यूट्रिएंट पार्टिकल, बैक्टीरिया, ए एंड बी, नन ऑप्शन। तो हम आपको बताएं जो लाइसोसोम फैगोसाइट्स है ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट पार्टिकल को भी क्या कर लेगा? पचा देगा, और क्या करेगा? बैक्टीरिया को भी फैगोसाइट कर लेगा। ठीक, तो इसके दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे सी, बोथ ए एंड बी। जो लाइसोसोम फैगोसाइट है वो क्या करेगा? फॉलोइंग विच मैटर, न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, दोनों को ठीक है फैगोसाइट कर देता है। अब कह रहे हैं लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन विच सेल? ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेज, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। अब हिस्टोपैथोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, हिस्टोपैथोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप हिस्टो पढ़ रहे हैं इसका मतलब टिश्यू पढ़ रहे हैं। अगर आप टिश्यू पढ़ रहे हैं तो ये आप जानते होंगे कि हम सेल पढ़ के ही आए होंगे, जब सेल के बारे में जानते होंगे तभी तो हम टिश्यू पढ़ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन ये एकदम जायज रखा गया है यहाँ पर, और आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी दे दें, अभी दे चुके हैं। जो लाइसोसोम होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं। ठीक, लाइसोसोम सेल के अंदर पाए जाते हैं, और एक जो है यूकैरियोटिक सेल होती है, उसमें कई सारे सेल ऑर्गेनिल होते हैं, माइट्रोकांडिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सब कुछ पाया जाता है। ठीक है, तो अगर यहां पर ऑप्शन देखेंगे, ये क्या है? ल्यूकोसाइट लिखा है, ये क्या है? माइक्रोफेज लिखा है। ल्यूकोसाइट क्या होती है? ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म बताएंगे? व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड कार्पसेल सेल्स। अगर ये सेल हैं तो क्या मेरे भाई सेम सेल के अंदर जो चीजें होती हैं एक सेल के अंदर, इसके अंदर नहीं होगी क्या? अगर ये सेल है तो इसके अंदर लाइसोसोम नहीं होगा क्या? होगा। तो ये ल्यूकोसाइट हो, माइक्रोफेजेज हो, इनके अंदर क्या होगा? लाइसोसोम पाया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड पावर हाउस? पावर हाउस किसको कहते हैं? कोशिका का। माइट्रोकांडिया को कहते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप कुछ लोग ये क्वेश्चन देखकर कहे होंगे कि ऐसे हलवा क्वेश्चन सर ना कराइए। आप देखेंगे ये सेम क्वेश्चन एग्जाम्स में अभी भी पूछा जाता है। आप एग्जामिनर से भी कह दीजिए कि ये क्वेश्चन ना कराएं। मेरे भाई अगर आप ये चीज समझ पाएंगे कि क्वेश्चन जब भी आप पेपर देखेंगे, सारे क्वेश्चन अगर 50 क्वेश्चन आते हैं आपके टेक्निकल पोर्शन से, आप ये देखेंगे कि 50 के 50 क्वेश्चन हार्ड नहीं रहते हैं। उसमें से आप देखेंगे 20 मॉडरेट टाइप के रहते हैं, 20 जो है आपके 10 तो एकदम बेसिक रहेंगे जो सबको आ रहे होंगे, 5 थोड़े हार्ड लेवल के होंगे, और 2 या 1 या 2 ऐसे होंगे जो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट होंगे, लीक से हट के होंगे एकदम। ये पैटर्न होता है। ऐसा नहीं होता कि ऐसा पैटर्न बना दिया हमने कि एलटी का पेपर है, एमडी लेवल का रख दिया, एकदम बच्चा देख के एकदम सदमा खा गया। ऐसा नहीं होता है। ये सब चीजें टीचिंग या प्रोसेस आप पढ़ते हैं, अगर किसी ने बीटीसी बीएड ये सब किया होगा कि मेथड्स ऑफ टीचिंग में ये सारी चीजें वहां सिखाई जाती हैं, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना रहता है, कैसे चीजें वहां पर सिखाई जाती हैं। ठीक, ये टीएलएम ये सब वहां कराया जाता है, तो पता रहती है कि पहले क्वेश्चन को आप हल्के क्वेश्चन रखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे एप्लीकेशन उनका, उसी तरीके से आपको यहाँ पर चीजें मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है बॉयंस फ्लूइड इज येलो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, बॉयंस फ्लूइड येलो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। हम आपको कल बता चुके हैं, जो कल की क्लास आपने की होगी
बहुत अच्छे तरीके से वहां पर चीजों को समझाया है। उस क्लास देखिए, एक कोई भी क्लास आप मिस मत कीजिए, बहुत ही मेहनत से आप सच मानिए, विश्वास मानिए कि एक पैसे के लालच के लिए यहाँ पर क्लास नहीं करवाते हैं। आप लोगों के इतने सारे कमेंट आते हैं तो हम इस यहाँ पर ये क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं। ऑलरेडी हमारी 2-3 क्लासेस अदर जगह चलती हैं, अपने ही प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे, एप्लीकेशन है अपना, वहां पर भी क्लासेस चलती हैं। चाहे तो हम आपको पेड क्लासेस भेज सकते हैं, बोले कि इतनी फीस रखिए, आप पढ़िए आके वहां पर, और बच्चा खुशी खुशी आता है, पेड दे के चला जाता है, पढ़ता भी नहीं है, पैसा देने में खुश रहता है। फ्री की अगर आपको चीजें मिल रही हैं, आप वैल्यू नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि बैच लॉन्च करने में हमें 2 मिनट नहीं लगेगा, हम आपके लिए 1200, 1500, 3000, 4000 का बैच लॉन्च कर देंगे। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हम बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से, फ्री ऑफ कास्ट आपको पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, और हम भी खुद सीख रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो आप देखेंगे बॉयंस फ्लूइड क्या होता है, तो आप इन चीजों को पढ़िए, फ्री ऑफ कास्ट जो चीजें आपको कराई जा रही हैं उनका मजा लीजिए, और दोस्तों में इन क्लासेस को शेयर कीजिए। बॉयंस फ्लूइड जो होता है, ये हमने फिक्सेटिव बताए थे, एक सिंपल टाइप के बताए थे, एक कंपाउंड टाइप के बताए थे। तो बॉयंस फ्लूइड जो होता है वो कंपाउंड टाइप का होता है, ठीक, सिंपल एंड कंपाउंड टाइप का होता है। अगर ये कंपाउंड टाइप का है तो इसके मतलब इसके अंदर क्या होंगे, मोर देन वन, एक से अधिक रीजेंट इसके अंदर प्रयोग किए गए होंगे, ठीक, मोर देन वन, ठीक। तो बाउंस फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है आपको बताना है। बाउंस फ्लूइड के अंदर होता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फिर आप देखेंगे क्या होता है, एसिटिक एसिड भी होता है, ठीक। ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। और इसके अंदर जो येलो कलर आता है, इसके अंदर जो येलो कलर आता है वो पिक्रिक एसिड की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, येलो कलर पिक्रिक एसिड की वजह से आता है। तो देखिएगा कहां पर पिक्रिक एसिड है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन कह रहा है फ्रोजन सेक्शन इज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट डैश इंक्लूजन। कह रहे हैं जो फ्रोजन सेक्शन का प्रयोग करते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, किसका, इंक्लूजन का, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स का, ग्लाइकोजन का, लिपिड का, या पिगमेंट का। तो हम आपको बता दें कि जो फ्रोजन सेक्शन होते हैं उनका प्रयोग करते हैं फैट के लिए या फिर लिपिड के लिए, ठीक है, मेनली इनके लिए करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लिपिड के लिए करते हैं, ठीक है। फ्रोजन सेक्शन किससे बनाए जाते थे, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा फ्रोजन सेक्शन किस माइक्रोटोम का प्रयोग करते थे। डीकैल्सिफिकेशन डिपेंड अपॉन, डीकैल्सिफिकेशन डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ द डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए ये हमने आपको क्वेश्चन या थ्योरी उस क्लास में नहीं कराई, आप इस क्वेश्चन को देखकर कैसे आप समझ पाएंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा, कैसे आप इसको सही करेंगे। तो समझो, अगर डीकैल्सिफिकेशन हो रहा है तो अगर स्ट्रेंथ जो सोल्यूशन की है अगर उसको हार्ड कर देंगे, उसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, तो डीकैल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है या डीकैल्सिफिकेशन जिस तरीके से हो रहा था स्लो या फास्ट नहीं हो जाएगा। समझो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन, आपने देखा अगर फिक्सेटिव का टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, फिक्सेशन जब प्रोसेस हो रहा था तो वहां टेम्परेचर अगर बढ़ा दे रहे थे तो क्या हो जा रहा था, फिक्सेशन तेज हो रहा जा रहा। ऐसे ही डीकैल्सिफिकेशन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डीकैल्सिफिकेशन जो प्रोसेस है अफेक्ट कर जाएगा। ऐसे ही अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो उससे भी क्या हो सकता है, अफेक्ट पड़ेगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक, ऑल ऑप्शन। इन तीनों की वजह से डीकैल्सिफिकेशन क्या हो सकता है, अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन डीकैल्सिफिकेशन कैल्शियम कटायन आर रिमूव्ड। बोलो मेरे भाई, अब मैं कैसे आपको बताऊं, कैसे समझाऊं कि जो थ्योरी कराई जाती है, जो आपको पढ़ाई जाती है, बहुत ही शिद्दत से छोटी लाइन में आपको चीजों को बताया जाता है। और अब आप बड़े हो चुके हैं, अब कक्षा 2 में नहीं है, 4 में नहीं, 6 में नहीं है। आपको अपने आप से चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपको जो चीज बता दी गई है वो समझो ऐसे हुआ है, आपको एकदम क्रीम क्रीम चीजें बता दी गई, और जो ये मान के चला जाता है कि ये बेसिक वाली चीजें आपको आती होंगी या फिर नहीं भी आती हैं, तो आपके पास दिमाग है, आप चीजों को सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्लासेस को कर रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन में हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। ये आप देखेंगे जो डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस में कैल्शियम कैटायन आर रिमूव्ड, एक डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस था, कौन सा, डीकैल्सिफिकेशन का एक प्रोसेस था, कौन सा, इलेक्ट्रोफोरेटिक। कौन था, इलेक्ट्रोफोरेटिक एक मेथड होता था डीकैल्सिफिकेशन का। उसमें क्या होता था, हमने आपको बताया था, उसमें क्या होता था, उसमें देखिए ये ऐसे जार रहता था, उसमें आपकी ये बोन पड़ी हुई है, ठीक, बोन पड़ी हुई है,
और उसी में फ्लूइड रहता था, ठीक, डीकैल्सीफाइंग फ्लूइड रहता था। और आप देखेंगे कि कैल्शियम किसके अंदर, बोन के अंदर होता था, और कैल्शियम पर आप देखेंगे +2 चार्ज रहता था। तो कैल्शियम क्या है, एनायन है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, कैल्शियम एनायन है। अगर कैल्शियम एनायन है तो इसको रिमूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अरे सॉरी, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कैल्शियम क्या है, कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको रिमूव करने के लिए, इसके अंदर क्या होगा, निगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा। और निगेटिव क्या होता है, एनायन होता है। निगेटिव क्या होता है, एनायन होता है। निगेटिव क्या होता है, एनायन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते थे ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड में, कैल्शियम जो होता है कैटायन होता है, और रिमूव करने के लिए एनायन का प्रयोग करते थे। हमने ये बात आपको वहां पर बता रखी है। ऑप्शन देखेंगे स्ट्रेंथ आप, अरे साला भाई टाइपर ने तो आज बवाल कर दिया, 2-2 क्वेश्चन गलत कर दिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ये काट देते हैं, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि अगर कैल्शियम है, कैटायन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको रिमूव करने के लिए एनायन, इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड आप कंप्लीट तरीके से पढ़ सकते हैं, सोल्यूशन वोल्यूशन सारी चीजें। क्वेश्चन कह रहे हैं चीफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन क्रोमैटिन, क्रोमैटिन इज कॉल्ड। जो चीफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, देखो हमने आपको बताया है कि हिस्टोपैथोलॉजी में आप यहां पर पढ़ रहे हैं चीजें, तो इसका मतलब आपने सेल पढ़ा होगा। सेल आपका फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उस चीज को पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो हम आपके सामने बैठे हुए हैं इस चीज को कराने के लिए। आपको बता दें कि जो फर्स्ट ईयर का जैसे आपका एनाटॉमी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, 5 चैप्टर या 6 चैप्टर की हमने करा रखी सिर्फ 2 वीडियो में। एक 2 घंटे की है, एक 1.5 घंटे या 2.5 घंटे की क्लास होगी, एक 3 घंटे की है, ठीक है, जिसमें आपका ह्यूमन का आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसके बाद आपका ब्लड हो गया यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और उसके बाद बोन वाला हो गया। ये आप हमने वहां पर कवर कर रखे हैं, ठीक है। सेल भी कवर कर रखा है, तो वो आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर डिटेल में चीजों को कराया है, जैसे हम क्लासेस कराते हैं, ठीक है। और रही बात आपके ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक, ये आपके टेस्ट हो गए, या आपका जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो अभी नर्वस सिस्टम हो गया, आपका इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ये सारे करा देंगे। और ऐसे करा देंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी जीवन में आप भूलेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है मेरी। जैसे आपने हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ी है उससे भी और बेहतरीन अंदाज में क्लास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चीफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ए एंड बी या नन ऑफ दीज। आपको ये चीज पता होगी, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक होता है ये चीफ न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन में मुख्य रूप से, ठीक। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ये क्वेश्चन हमने यहां पर कितने किए, खत्म हो गए, 27 क्वेश्चन किए। अब आप हमें बताइएगा कमेंट करके, ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और आप यहां पर इस क्लास में देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन एक लाइन से कितने तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, ये चीज इस क्लास में मेनली इस चीज पर हमने फोकस किया और आपको बताया है, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्लासेस आपके लिए हम लाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब जो है ब्लड बैंक पढ़ेंगे, सॉरी ब्लड बैंक नहीं, वो क्या नाम है अपना, हिमायत के कुछ टॉपिक रह गया है, कुछ क्वेश्चन रह गए, वो हम कवर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना साइटोपैथोलॉजी लाएंगे एकदम एक बेहतरीन तरीके से, जिसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी की तरीके से ये भी क्लास करवाने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं, एक एक क्लास जो भी मैं कराता हूं आपका जो है, जैसे यहां पर मैं आपके लिए डेली अगर क्लास कराने आता हूं, एक मोटिवेशन रहना चाहिए। जैसे आपका क्लास करने के लिए मोटिवेशन रहता है कि हमें यहाँ पर चीजें सीखने को मिलेंगी, इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फंसेंगे, यहाँ पर हमको बेहतर बताया जाता है। तो वैसे ही उसी के लिए आप हमको भी मोटिवेट करें। चीजों को क्या है, मोटिवेशन हमें कहां से मिलेगा, हम आपसे फीस लेते नहीं है, ना ही हम आपसे फीस लेंगे, ठीक है। ये बात की यहां पर इस खड़े होकर आपसे ये बात बोल रहे हैं, हमारा फीस लेने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए कि आप चीजों को अच्छी लग रही हैं शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए और इनको फैला दीजिए, ठीक है। बस इतना आपसे चाहिए। नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन और शानदार तरीके से क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।